हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उन पार्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उन पार्ट्स को इजीली देख सकते हो। अगर आप उन पार्ट्स को देखने के बाद इस पार्ट को देखने आओगे तो आपको यहाँ पर समझाई जाने वाली चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में विस्तृत रूप में बात करी थी, ठीक है ना, कि संकुलन क्षमता क्या होता है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी बहुत ही इजी थी, बहुत ही सिंपल थी। क्या थी परिभाषा? कि इकाई सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए इकाई सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान में जो स्थान घटक कणों के द्वारा घेर लिया जाता है उसके प्रतिशत को क्या कहते हैं? उसके प्रतिशत को कहते हैं संकुलन क्षमता। वहां पर हम लोगों ने संकुलन क्षमता का ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, जहां पर z क्या है आपका? z है घटक कणों की संख्या, यानी कि इकाई सेल में कितने घटक कण उपस्थित हैं वो। r था घटक कणों की त्रिज्या, r क्या है? घटक कणों की त्रिज्या। और a क्या है? a है आपका कोर की लंबाई। घनी इकाई सेल की बात करें तो कोर की लंबाई है a, ठीक है ना। हाँ, तो आज इस पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल क्या होता है, इससे आप सभी लोग परिचित हो। एक बार फिर से देख लीजिए। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल वह घनीय इकाई सेल होता है जिसमें आपके घटक कण 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। देखो 8 कोनों पर उपस्थित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके साथ ही साथ जो 6 फलक होते हैं उन फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, उन फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 1 2, ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, 2 फलक हो गए, 2 घटक कण हैं। एक इस साइड वाला, एक उस साइड वाला, 2 हो गए, 4 हो गए। एक आगे वाला फलक होगा, उसका ये घटक कण, एक पीछे वाला होगा तो ये कण। टोटल कितने हो गए फलक? 6। कितने कण हैं? 6। ये सब कहाँ पर स्थित हैं? फलक के केंद्रों पर स्थित हैं। अर्थात ये जो घनीय इकाई सेल दिया हुआ है ये किस प्रकार का है? यह है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में बताया था संकुलन क्षमता के बारे में तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी सरल की। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं फलक केंद्रित घनीय की। क्यों? क्योंकि सरल के बाद सरल से हल्का सा ही टफ है फलक केंद्रित, और इससे हल्का सा टफ है कौन सा? आपका काय केंद्रित। तो हम लोग इजी टू हार्ड लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल इजी सा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए यहां पर z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100, ये है फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो हमें संकुलन क्षमता निकालने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? हमें चाहिए z की वैल्यू, यानी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में z बराबर कितना होगा ये चाहिए। साथ ही साथ हमें r और a के मध्य एक रिलेशन चाहिए। एक रिलेशन चाहिए किसके किसके मध्य? r और a के मध्य। क्योंकि जब ये रिलेशन मिल जाएगा तो उसमें से अगर r की वैल्यू आ गई तो r की वैल्यू पुट कर देंगे या a की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर कैंसिल आउट करके वैल्यूज हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है z। तो देखो भैया, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की बात करें, इसके लिए z कैसे निकालते हैं? 8 कण आपके कोनों पर स्थित हैं। कितने स्थित हैं? 8। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो कण कोनों पर स्थित होता है वह पूरी तरीके से इकाई सेल में योगदान नहीं देता है, वह पूरी तरीके से उस इकाई सेल में योगदान नहीं देता है। कितना योगदान देता है हम लोगों ने पढ़ा था? 1/8, ठीक है ना। 1/8 योगदान देता है। और कितने कण हैं? कण हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 कण है, यानी 1/8 गुणे 8 बराबर 1। यानी कोनों पर अगर कणों को हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 आया टोटल जो प्रभावी है। उसके अलावा फलक की बात करें, एक जो कण होता है फलक पर वो एक इकाई सेल में पूरी तरीके से योगदान नहीं देता है। कितना योगदान देता है? वो योगदान देता है 1/2 का,
और कितने अवेलेबल हैं 6, तो 1/2 गुणे 6 बराबर 3। तो अगर मैं बात करूं टोटल z की यानी टोटल कणों की संख्या की फलक केंद्रित इकाई सेल में कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4। तो यहां से अगर आप देखो पहली चीज हम लोगों ने निकाल ली, वो क्या है, वो है z की वैल्यू जो कि आई z बराबर 4। अब दूसरी चीज हमको निकालनी है r और a, ठीक है ना, इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के लिए z की। अब हम लोग बात करेंगे r और a में संबंध की। तो एक संरचना आपको फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की ये दिख रही है, उसके अलावा आपको इसकी वास्तविक संरचना यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर आप देख सकते हो हमें अच्छे से पता चल रहा है कि कौन सा कण घनीय सेल में कितना योगदान दे रहा है, कौन सा कण इस वाले घनीय सेल में कितना योगदान दे रहा है, ठीक है ना। हमें निकालना है संबंध R और A में। तो हमें यह देखना होगा कि कौन से कण आपस में टच कर रहे हैं, कौन से कण आपस में टच कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस वाली संरचना में तो आपको पता चल रहा है कि जो कोने वाले कण हैं वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, कोने वाले कण आपस में नहीं टच कर रहे हैं। टच कौन सा कर रहा है, टच कर रहा है जो फलक पर स्थित है। कैसे, देखिएगा, जैसे मैं बॉक्स की बात करूं तो आप लोग सभी लोग जानते हो फलक केंद्रित है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हुए ऊपर कोने, 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 कोनों पर हो गए उपस्थित। उसके अलावा हर फलक पर एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे और एक इस साइड में। ओके, अच्छा अब बात करें कौन सा टच करेगा। देखो एक गोला कुछ ऐसे होगा, इधर एक गोला कुछ ऐसे होगा, एक वाला कुछ ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये आपस में नहीं टच कर रहे हैं। और बीच में एक कुछ ऐसे यहाँ पर गोला रखा हुआ होगा, तो जो बीच का गोला होगा वो इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से टच कर रहा होगा। कैसे, देखिए आप, मैं जो आगे वाली फलक है ABCD, ठीक है ना, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो आगे वाली फलक है ABCD, इसको क्या करें, इसको हल्का सा बड़ा करके बनाएं तो आप देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसी फलक बनी हुई है। ये कौन सी फलक है, B इस साइड में, ABC और D, ये आपकी फलक बनी हुई है ABCD। और आप लोग जानते हो क्या हो कि कोनों पर कण स्थित हैं, कोनों पर कण स्थित हैं, तो होगा क्या भैया, एक कण इस वाले कोने पर स्थित होगा, एक इस वाले कोने पर स्थित होगा। उसके अलावा फलक पर भी एक कण स्थित है, फलक के केंद्र पर। तो एक कण आपका कहाँ स्थित है, फलक के केंद्र पर, ये हमने बना दिया। ये कण फलक के केंद्र पर स्थित है। उसके अलावा एक कण इधर स्थित है, तो कण कुछ ऐसे स्थित होगा, 1 मिनट देखिएगा, कुछ ऐसे कण होगा, यानी कण का इतना ही हिस्सा इस वाले इकाई सेल में होगा, बाकी हिस्सा दूसरे इकाई सेल में होगा, ठीक है। उसी प्रकार इधर से आप देखो, कण का केवल इतना ही हिस्सा इस वाले इकाई सेल में होगा, बाकी दूसरे इकाई सेल में होगा, अन्य इकाई सेल में होगा। आप नीचे वास्तविक संरचना जो बनी हुई वहां पर आप ध्यान से देख सकते हो कि एक कण आपका बिल्कुल बीच में स्थित है फलक के केंद्र पर। ये जो ABCD इस वाली फलक की बात कर रहे हैं हम लोग, एक कण स्थित है फलक के केंद्र पर। उसके अलावा कण कहाँ स्थित हैं, कोनों पर स्थित हैं, तो कुछ इस प्रकार से टच कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं, इस वाले को अगर मैं मिला दूं, ठीक है ना, फिर देखो ये दूरी क्या है, R, यहाँ पर बीच में सेंटर होगा, तो ये R हो जाएगी, ये R हो जाएगी और ये वाली R हो जाएगी। यानी ये दूरी हम लोगों को R के टर्म में पता है। और अगर इस वाली दूरी को हम लोग A के टर्म में पता लगा लें तो हम यह जान जाएंगे कि R और A के मध्य क्या संबंध है, ठीक है ना। यही हम लोगों को पता लगाना है। देखो भैया, आप लोगों को पता है ये घनीय इकाई सेल है, तो घनीय इकाई सेल में हर कोर की लंबाई A होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी आपका A होगा, ये भी आपका A होगा पूरा, ये भी आपका A होगा और आपका ये भी A। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये वाला एंगल है ये कितना है, 90 अंश है,
ठीक है ना। देखो ये दूरी आपकी ए है, ये दूरी आपकी ए है, ये वाला एंगल आपका कितना है 90 अंश है। ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ वरना ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, ये आपका डी है, कुछ ऐसा है। अब देखो अगर मैं इस त्रिभुज, कौन सा है, ए बी सी, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी की बात करूं, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये वाला कोण आपका 90 अंश, ये दूरी है ए, ये दूरी है ए, तो ए सी पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है भैया, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है ए और ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बी सी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई आपके ए सी के स्क्वायर की। तो यहाँ से अगर ए सी की बात करें, ए सी आपका कितना निकल के आ जाएगा, ए सी आपका आ जाएगा √2a। यहाँ तक क्लियर है ना, ए सी आपका कितना आ जाएगा √2a। ओके, उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर, ये तो आपने निकाला इस वाले त्रिभुज से, उसके अलावा अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही भैया, ए सी की वैल्यू कितनी आ रही, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यही तो आ रही है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि ए सी की वैल्यू देखो कितने आ रहे, एक आर ये है, साइड वाला जो कोना है, जो कोने पर रखा हुआ है कण उसकी त्रिज्या, एक फलक पे रखा हुआ है कण उसकी त्रिज्या इधर हो गई, ये त्रिज्या हो गई, फिर ये त्रिज्या, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी कि 4r। तो ए सी बराबर आपका कितना आया 4r। और अगर इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को आप देखो तो LHS इक्वल है ना, RHS भी इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो आपका आ जाएगा √2a बराबर 4r, या फिर आप कह सकते हो a बराबर 4/√2r, या फिर क्या हो गया a बराबर 4/√2r। या अगर आप इसको एक और तरीके से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो भैया a बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 का मतलब क्या है 2 गुणे 2, 4 का मतलब क्या है 2 गुणे 2, और 2 का मतलब क्या होता है √2 गुणे √2, यानी क्या हो गया कितना आया 2 गुणे √2 गुणे √2, यानी इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, रूट की गुणा होगी, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 2 गुणे 2 बराबर 4, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है √2, ये है आपका r, यानी इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका a और r में रिलेशन क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 2√2r, ये रिलेशन आ गया, a बराबर 2√2r। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू r है, ये r ये r ये r, ठीक है, ये वाला कोण आपका 90 अंश, कोण की लंबाई है a। तो अगर मैं त्रिभुज ए बी सी की बात करूं, त्रिभुज ए बी सी में b एंगल आपका 90 अंश, तो ए सी की वैल्यू निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू a तो a का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है a का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू √2a। उसके बाद अगर फिगर से देखें तो ए सी की वैल्यू आ रही है 4r, LHS इक्वल RHS इक्वल हो जाएगा √2a बराबर 4r, a बराबर 4/√2r, और यहाँ से आ गया a बराबर 2√2r। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर संकुलन क्षमता की बात करें, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, z × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ × 100, यानी कि यहाँ हम लोग क्या करना है, z की वैल्यू रखनी है, r और a में जो रिलेशन आया था वहाँ से a की वैल्यू रखनी है या r की वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, z हम लोगों ने निकाला था, तो z की वैल्यू कितनी आई थी भैया,
z की वैल्यू आप लोगों की आई थी 4। फलक केंद्रित घनी इकाई सेल के लिए z की वैल्यू आई थी 4, यानी यहाँ पर कणों की संख्या कितनी आई थी 4। और रिलेशन अभी निकाला था, तो रिलेशन क्या आया था, रिलेशन आया था a बराबर 2√2r। और हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी ये कितनी आ जाएगी, देखो z की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 4/3 पाई r³ बटे a की वैल्यू कितनी है 2√2r, तो हो जाएगा 2√2r और इसका क्यूब और गुणे में 100। ये परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका 4 गुणे 4/3 पाई r³। 2√2 का हमें क्या करना है, होल क्यूब करना है। कितना आंसर आएगा, 2 का क्यूब करोगे आ जाएगा 8, √2 का करोगे कितना आ जाएगा 2√2, यानी 16 कितना आएगा, देखो आएगा आपका 16√2r³ और गुणे 100, यानी r³ से r³ कैंसिल और ये 16 हो जाएगा, 16 कैंसिल, कितना आ जाएगा वैल्यू फाइनल π/3√2 × 100। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर के आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी लगभग बराबर 74%। ठीक है, यानी फलक केंद्रित घनी इकाई सेल में संकुलन क्षमता आती है 74%, यानी 74%। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से ज़रूर देखिएगा और एक बार खुद से प्रयास करिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकन है उस आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।